नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गुरु के इस लेक्चर सीरीज़ में, जिसका संबंध जीएस मेंस के चौथे पेपर यानी नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि से है। इस सीरीज़ में पहले भी आप देख चुके हैं कि किस तरह से नीति शास्त्र और नैतिकता के अंतर को बताते हुए हमने आपको ये समझाने की कोशिश की कि जो नीति शास्त्री निर्धारक तत्व हैं उनमें किसको शामिल किया गया है और किस तरह से इसका वर्गीकरण किया जाता है। उस वर्गीकरण के संदर्भ में जो मानकीय नीति शास्त्र और गांधी वगैरह के विचार हैं, ये पहले से ही हम बता चुके हैं। अगर उनको आपने नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए, क्योंकि वो पूरे जो वीडियो हैं वो एक सीरीज़ में है ना। जब तक आप पहला वीडियो नहीं देखेंगे, पहले के वीडियो नहीं देखेंगे, तब तक आपको आगे की बातें उतनी अच्छी ढंग से समझ में नहीं आएंगी। तो उसी क्रम में आज हम लोग बात करते हैं अप्लाइड या अनुप्रयुक्त इथिक्स के बारे में। अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र या अप्लाइड इथिक्स को लेकर के हम लोग आज बात करेंगे। इसमें हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो व्यवहारिक दुविधाएं होती हैं, व्यवहार में हमें रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें निर्णय लेने को लेकर के, उसके आचरण को लेकर के ना, उससे संबंधित गतिविधियों को लेकर के किस प्रकार के हमारे अंदर द्वंद्व उत्पन्न होता है और उन द्वंद्वों के निराकरण के लिए जो नीतिशास्त्री मानक हैं वो किस तरह से अपना काम करते हैं, है ना। इसमें हम लोग बात पर्यावरण नीति शास्त्र के संदर्भ में करेंगे। आपको हम बताएंगे कि पर्यावरणीय नीति शास्त्र और पर्यावरणवाद के अंदर क्या अंतर होता है और किस तरह से इसको हम आगे के लिए ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि ये जो टॉपिक है, खासतौर से इसमें जब हम पर्यावरणवादी नीतिशास्त्र को लेंगे तो वो टॉपिक आपको मदद करेगा ऐसे के लिए भी, है ना, क्योंकि ऐसे भी ये जो चौथा पेपर होता है इससे कई ऐसे बनते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखना है आपको कि इससे आपको ऐसे लिखने की भी एक निश्चित जो तरीका है उसके बारे में भी आपके अंदर एक युक्ति का विकास होगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र के अंतर्गत। आप जानते हैं कि जो मानकीय नीति शास्त्र से संदर्भित बातें थीं, आदर्शात्मक नीति शास्त्र से संबंधित बातें थीं, उसमें हमेशा ये देखने की कोशिश की गई कि किसी भी प्रकार के नीति शास्त्रीय आचरण के लिए किस प्रकार के मानकों को, किस प्रकार के आदर्शों को, किस प्रकार के आचरणों को मूल रूप से ध्यान रखा गया। फिर आचरण के अंतर्गत भी ध्यान इस बात का रखा गया कि उसका जो फोकस है वो किस पर किया जाए, परिणाम पर किया जाए या सिर्फ कर्म पर किया जाए, गतिविधि पर किया जाए, कार्य पर किया जाए, है ना। इन बातों के ही क्रम में जब हम आगे देखते हैं तो नीति शास्त्र में ये देखते हैं कि जो हमारे पास आज की व्यवहारिक समस्याएं हैं, है ना, जैसे गर्भपात से संबंधित जो मुद्दे हैं ना, भ्रूण हत्या से संबंधित मुद्दे हैं कि क्या ये नैतिक है, अनैतिक है ना, या लिविंग रिलेशन, या इसी क्रम में आप दहेज प्रथा, 3 तलाक ना, इस तरह के बहुत से ऐसे सामाजिक मुद्दे हैं जो विवादास्पद होते हैं। तो हमेशा आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना रहेगा कि किसी भी प्रकार के अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र को पहचानने के लिए 2 महत्वपूर्ण शर्तें हैं, है ना। पहली बात तो ये है कि जो भी मुद्दा है, जो भी विषय वस्तु है जिसके बारे में बात हो रही है, उसमें कम से कम उसके समर्थक और उसके विरोधी दोनों ही तरफ पर्याप्त संख्या में लोग तर्क दे रहे हों, है ना। जैसे अभी हमने कुछ मुद्दे गिनाए, इसी क्रम में आप सोचिए जैसे इच्छा मृत्यु ना, इच्छा मृत्यु को लेकर के भी ये समस्या है कि उसके पक्ष में बहुत से लोग तर्क देते हैं, उसके विपक्ष में बहुत से लोग तर्क देते हैं, है ना। इसी तरह से समलैंगिकता है और कोई और भी मुद्दे ध्यान करिए, जैसे इवन फांसी दिया जाना चाहिए या नहीं, फांसी देना क्या नैतिक है या नहीं, इस बात को लेकर के बहुत चिंतन चल रहा है, बहुत बहस चल रही है ना। तो कोई भी मुद्दे में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना कि उसके समर्थन में भी पर्याप्त लोग हैं और उसके विपक्ष में भी पर्याप्त लोग तर्क दे रहे हैं। ये इसकी पहली मूलभूत शर्त है पहचानने की कि क्या वो अनुप्रयुक्त या अप्लाइड इथिक्स का मुद्दा है, विषय है या नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये होनी चाहिए कि वो जो मुद्दा है जिसके पक्ष और विपक्ष में इतने तर्क देने वाले लोग हैं, वो मुद्दा केवल सामाजिक दृष्टिकोण से ही विवादास्पद नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे नैतिक दृष्टिकोण से भी विवादास्पद होना चाहिए। यानी उसमें कहीं ना कहीं जो उसका इथिकल एंगल है, उसमें जो एक दृष्टिकोण है नैतिकता का, वो भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए।
है ना। इन्हीं सब बातों को लेकर के अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र अपना काम करता है। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो प्रासंगिक हैं, जिनको लेकर के तमाम तरह तरह के विचार विमर्श होते रहते हैं और उनको पक्ष में विपक्ष में पर्याप्त तर्क दिए जाते रहते हैं। इसी क्रम में अगर हम लें कोई एक विशिष्ट मुद्दा, इसमें से कोई भी लिया जा सकता है, लेकिन आप लोगों के लाभ के लिए जैसा हमने बताया कि वो निबंध में भी काम आ सकता है, आपको सामान्य बहस में भी काम आ सकता है और इस पर काफ़ी लिटरेचर आ भी चुका है, इसलिए इसको हम लेते हैं कि इसी में अगर हम जो पर्यावरण है ना, जो पर्यावरणीय नीतिशास्त्र है ना, इसको लिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर रखना आपको ध्यान में ये है कि सामान्यतः इसके पहले जितना कुछ भी हम लोगों ने नीतिशास्त्र के बारे में पढ़ा, उसमें आपने एक बात नोटिस की होगी कि जितने भी नैतिक मानदंड हैं, नैतिक मूल्य हैं, नैतिक मानक हैं ना, उनसे संबंधित जिस प्रकार के परामर्श हैं, वो सभी नैतिक परामर्श कहीं ना कहीं मनुष्य को केंद्र में रख करके चलते हैं, है ना। उनका सबका जो विषय वस्तु है वो मनुष्य है, मनुष्य की गतिविधियां हैं, मनुष्य का दृष्टिकोण है, मनुष्य के विचार हैं, मनुष्य के हित हैं ना, इनको लेकर के ही सिर्फ बात की जा रही थी। इसके आसपास का जो वातावरण है, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर पूरी सृष्टि को देखें तो केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि उसके आसपास और दूसरे भी जैव तत्व हैं, है ना, और इसके साथ साथ तमाम प्रकार के अजैव तत्व भी हैं। तो जैव और अजैव तत्वों के अंदर जब हम एक मुद्दा सिर्फ मनुष्य का लेते हैं, इसी को लेकर के नीतिशास्त्र फोकस करता रहा। लेकिन समय के साथ अगर देखा जाए तो जैव तत्व जो और बचे, यानी मनुष्य के अलावा जैसे जानवर, खासतौर से जो पालतू जानवर हैं, है ना, तो इन जानवरों को लेकर के और इसी तरह से जो अजैव तत्व है जैसे पानी, हवा, है ना, जो इस तरह के जो मूलभूत तत्व जो पूरे जीवन को संचालित करते हैं, इन दोनों ही तत्वों, है ना, खनिज पदार्थ, है ना, वन संपदा, ये सभी तत्वों को भी नीतिशास्त्रीय दृष्टिकोण के अध्ययन के अंतर्गत शामिल करने का काम पर्यावरणीय नीतिशास्त्र करता है ना। यहां पर एक चीज आपको हम ध्यान दिला दें कि भले ही जो पाश्चात्य विचार परंपरा है उसमें ये चीज नहीं हो, लेकिन जो भारतीय परंपरा है इसमें हमेशा मनुष्य के साथ साथ जो दूसरे जीव जंतु हैं, यहाँ तक कि जो जड़ वस्तुएं मानी जाती हैं, अजैव तत्व माने जाते हैं, पेड़ पौधे माने जाते हैं, पहाड़ माने जाते हैं, इनको पहले से ही शामिल किया गया था अपने चिंतन में, है ना। यही कारण है कि यहाँ पर आपको पता है कि पत्थर की ना, पहाड़ की, वृक्षों की, तमाम प्रकार के जो जीव जंतु हैं जैसे नाग, है ना, जैसे गाय, इन सब की भी पूजा उपासना होती रही। इनको भी उसी दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की जाती रही जिस तरह से मनुष्य, क्योंकि मनुष्य के कल्याण के लिए इन सबको भी आवश्यक माना गया। यही कारण है कि जो भारतीय नीति परंपरा है वो प्राणी मात्र से जुड़ी हुई थी, है ना। तो वहां पर जो पर्यावरणीय दृष्टि है वो पहले से उपलब्ध है ना। लेकिन फिलहाल हम एक जो मीमांसा कर रहे हैं, जो एक प्रकार का विश्लेषण कर रहे हैं पाश्चात्य दृष्टिकोण से, तो वहां पर आपको मालूम होना चाहिए कि पर्यावरणीय नीतिशास्त्र में इसको शामिल किया जाता है। तो केवल मनुष्य को ही केंद्र में नहीं रखा जाता बल्कि उसके जो एसोसिएट एलिमेंट्स हैं, उसके जीवन के संचालन में जो और भी सहायक तत्व हैं, चाहे वो जैव तत्व हों चाहे अजैव तत्व हैं, इनको भी पर्यावरणीय नीतिशास्त्र के अध्ययन में शामिल किया गया। यही इसकी खूबी है ना। यहाँ पर लगे हाथ आप इस बात को भी ध्यान में रखते चलिए कि जो पर्यावरणीय नीतिशास्त्र है ना, इसमें इस प्रकार के मानक, इस प्रकार के मूल्य, इस प्रकार के जो नैतिक तत्व हैं उन पर विचार विमर्श होता है जिनका संबंध पूरे पर्यावरण से है, न कि केवल मनुष्य से। बल्कि इसी तरह सा एक और टर्मिनोलॉजी होती है, वो है पर्यावरणवाद, है ना। यहां पर आपको ये स्पष्ट रखना है कि जो पर्यावरणवाद है ये जो मनुष्य केंद्रित विचार परंपरा है इसके ठीक विपरीत जाती है पर्यावरणवाद, है ना। क्योंकि जो पर्यावरणवाद है इसमें केवल नैतिक जो दृष्टि है उसी को नहीं बल्कि उसके जो दूसरे और प्रकार के महत्व हैं, उससे संबंधित जो अन्य एस्पेक्ट हैं, पहलू हैं, उसके जो आयाम हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाता है पर्यावरणवाद में, ठीक है ना। फिर पर्यावरणवाद के अंतर्गत ही निकल करके आता है जैववाद, है
है ना। अब आप समझ सकते हैं कि पर्यावरण के अंतर्गत तो जैव अजैव दोनों शामिल होंगे। अब उसके बाद जब इसमें जैववाद लाते हैं तो जैववाद में केवल सभी जीव जंतुओं, है ना, मनुष्य के साथ साथ सभी जो अन्य जीव जंतु हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। इसी की एक शाखा बन जाती है ना नृजातिवाद ना। जो ये नृजातिवाद है ये वस्तुतः जैववाद के अंतर्गत की वो शाखा है ना, जो वस्तुतः मनुष्य को केंद्र में रख करके और उसको सर्वोच्च कृति मान करके और उसे ये दायित्व देती है कि वो पूरे पर्यावरण का संरक्षण करे, है ना। जबकि जैववाद का ही एक दूसरा जो रूप है वो वास्तव में, है ना, जो पशु पक्षी हैं, है ना, पशु और पक्षी हैं, है ना, इनके संरक्षण की बात करने लगता है। तो कहीं ना कहीं ये जो दूसरे अन्य जीव जंतु हैं उनको भी शामिल करता है। और इसी को लेकर के जो पशुओं के अधिकार की बात चलती है ना, कि पशुओं के भी अपने अधिकार हैं। पशु के अधिकार वो वस्तुतः मनुष्य के साथ मनुष्य के लिए साधन नहीं है, बल्कि पशुओं के अधिकार अपने आप में साध्य हैं ना। पशुओं के भी अपने अधिकार हैं, भले वो बोल नहीं सकते, वो अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य होने के नाते ना उसके अंदर जो चेतना है उससे वो पशुओं के भी अधिकारों को उसी प्रकार से सुनिश्चित करे जिस प्रकार से मनुष्य दूसरे अन्य मनुष्यों के या अपने अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि पर्यावरणीय नीति शास्त्र के अंतर्गत इन सभी चीजों को कहीं ना कहीं से शामिल कर लिया जाता है। अब यहां पर एक विचार आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर पर्यावरणीय नीति शास्त्र बनाने की आवश्यकता, है ना, क्यों आन पड़ी, है ना। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जब हम आधुनिक काल में जब मानववाद की प्रतिष्ठा करते हैं, ना, किसकी, मानववाद की, यहां पर इसको भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि मानवतावाद जो शब्द है ना, जो ह्यूमैनिटेरियनिज्म शब्द है, ये तो परंपरागत चला आ रहा है, पहले से चला आ रहा है ना। प्लेटो ने, अरस्तु ने, सब ने इस पर विचार किया। लेकिन जो मानववाद है, ह्यूमनिज्म, है ना, ह्यूमनिज्म की जो विचार परंपरा है वो बहुत पीछे तक नहीं खींची जा सकती। यद्यपि उसके कुछ उदाहरण मिलते हैं आरंभिक रूप से, लेकिन उनको भौतिकवादी कह करके ना, उनको ये कह करके कि इसमें कोई आध्यात्मिक अप्रोच नहीं है, इसमें कोई आध्यात्मिक इसका कोई दृष्टिकोण नहीं है, ये कह करके उसको खारिज कर दिया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने सुना होगा कि चारवाक विचार परंपरा है ना, तो उसको खारिज कर दिया जाता था। लेकिन आधुनिक काल में अगर देखा जाए तो मानववाद जो है वो बहुत ही केंद्रीय विचारणा बन चुकी है ना। इसका मतलब ये होता है कि मनुष्य के जो लौकिक हित हैं, मनुष्य के जो दुनियावी हित हैं, जो उसके इस जो सांसारिक हित हैं ना, इन सांसारिक हितों को केंद्र में रख करके किसी भी प्रकार का विचार विमर्श किया जाए, है ना, वही साध्य है। तो इसमें कहीं ना कहीं से जो मनुष्य है इसी को साध्य मान लिया। मनुष्य को तो साध्य माना ही गया, मनुष्य के साथ साथ इसके जो लौकिक हितों को साध्य मान लिया गया, है ना। जबकि मानवतावाद में उसके लौकिक हितों को नहीं, पारलौकिक हितों पर ध्यान रखा जाता था, उसके मोक्ष पर ध्यान रखा जाता था, उसके जीवन मरण के चक्र को से हटाने की बात की जाती थी। उसको कयामत के दिन या जो द ग्रेट डे है उस दिन उसका क्या हश्र होगा, है ना, उसके बाद उसको दंडित किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाता था, इन बातों पर बात होती थी। लेकिन मानववाद उन बातों को नहीं ध्यान में रखता है, बल्कि उनको दरकिनार करके, उनको हाशिए पर डाल करके जो उसके दुनियावी हित हैं मनुष्य के, सिर्फ उनको कंसंट्रेट करता है। और यही कारण है कि यही विचार परंपरा है जिसने कि जो वैज्ञानिक आविष्कार हैं, जो खोजें हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा प्रेरित किया। और इसी प्रेरणा का परिणाम आधुनिकता है ना। तो आधुनिक जीवन में जितने परिवर्तन पिछले सदियों से नहीं हुए, हजारों वर्षों में नहीं हुए, उससे कम परिवर्तन सिर्फ 250-300 वर्षों में हुए हैं। ये वास्तव में इसी सोच का परिणाम है ना। और इसी सोच का परिणाम ये हुआ कि जब सिर्फ मनुष्य पर ही कंसंट्रेट कर दिया गया, उसी को केंद्रित कर दिया गया, तो उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि जितने भी अन्य जैव और अजैव तत्व थे, है ना, चाहे वो वन संसाधन हो, खनिज संसाधन हो, चाहे इसी प्रकार से जितने भी दूसरे जैव तत्व ना, जैसे जितने जानवर हैं, पशु पक्षी हैं ना, इन सभी को, कीट पतंगों को, इन सब को मनुष्य के लिए ही साधन मान लिया गया। और यही वस्तुतः वो मूल कह सकते हैं कि भूल थी, जिससे एक और अगर विकास की तरफ हम लोग आगे बढ़ते चले गए तो दूसरी तरफ विनाश का रास्ता भी तैयार करते चले गए। ठीक है ना। अभी आप एक छोटा सा उदाहरण सोचिए ना, इस दौरान में तो जो ये कोविड-19 वायरस है, ये देखा जाए ध्यान से तो ये जीव जंतुओं के अंदर किए गए छेड़छाड़ का ही तो परिणाम है।
और उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त सत्ते में है ना, वो पूरी तरह से जो है वो डरी हुई है ना। तो ये जो चीज़ सामने आई वो क्या है, आखिर किया जा रहा था उसको किसी अन्य मंशा से किया जा रहा होगा, किस मंशा से किया जाता था, क्या था, लेकिन इस प्रकार के जितने भी बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित रिसर्च होते हैं, अनुसंधान होते हैं, वो कहीं ना कहीं मानव के हितों को ध्यान में रख करके किए जाते हैं, है ना। लेकिन उसी का एक ये निगेटिव इफेक्ट देखिए, है ना, कितनी तेजी से इसकी व्यापकता बढ़ी है। तो उसी प्रकार से आप सोच सकते हैं कि केवल मनुष्य को जब हम ध्यान में रखते हैं तो किस तरह से जैव और अजैव तत्वों का जो विदोहन है वो अनजाने में हमें कभी ऐसे रास्ते पे ले जाता है जो रास्ता वास्तव में विकास का न होकर के विनाश का हो जाता है। तो करने के लिए चलते हैं हम कुछ अच्छा, मनुष्य के हितों को और ज़्यादा संपोषित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका उल्टा हो जाता है, ऐसी भी संभावना बनी रहती है। यही कारण है कि आगे के समय में यह सोचने की कोशिश की गई कि मनुष्य भले केंद्र में हो, लेकिन जो शेष जैव अजैव तत्व हैं इनको भी हमें ध्यान में रखना होगा। इनको भी अगर हम नहीं संपोषित करेंगे, इनका अगर संरक्षण नहीं करेंगे तो जो मनुष्य है वो भी इसमें मुश्किल में आ जाएगा। इसके पीछे एक बहुत अच्छा था तर्क है, और वो तर्क ये है कि जो जीव जगत में जब हम पूरी ज्योग्राफिकल और जो एंथ्रोपोलॉजिकल डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो उसमें पता है कि जितना भी जीव जगत है इसका जो डेवलपमेंट है वो क्रमशः हुआ है और अंतिम रूप से जाकर के मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। तो इसका मतलब हुआ कि मनुष्य उस कड़ी का भले ही सर्वोत्तम कृति है लेकिन वो अंतिम रूप में है। तो इसका मतलब हुआ कि विकास की एक श्रृंखला है ना, विकास की एक श्रृंखला है और उस श्रृंखला के ऊपर भले ही मनुष्य बैठा हो लेकिन इस श्रृंखला में, है ना, और भी चीज़ें शामिल हैं, अन्य लोगों का विकास भी शामिल है। अगर कहीं से भी ये श्रृंखला टूट जाती है तो उसकी आंच निश्चित रूप से मनुष्य के अस्तित्व पर भी आएगी, है ना। यही सत्तावादी दृष्टिकोण है। सत्तावादी दृष्टिकोण ये मानता है कि जो मानव अस्तित्व है वो दूसरे जो अन्य पर्यावरणीय तत्व हैं उनकी सत्ता के आधार पर ही संभव हुआ है, और इसलिए जितना मनुष्य का अस्तित्व इंपॉर्टेंट है उतना ही महत्व अन्य जो एलिमेंट्स हैं, अन्य जो तत्व हैं उनका भी अस्तित्व जरूरी है ना। तो इसीलिए यहाँ पर पर्यावरण के साथ जो सह अस्तित्व का विचार है ये सामने आता है, और यही सह अस्तित्व का विचार जो सामने आता है यही पर्यावरणीय नीति शास्त्र का सारांश है ना। इसी के आधार पर सारी बातें की जाती हैं कि केवल मनुष्य का संपोषण करके मानव हितों को ही सिर्फ संरक्षित करके सारी चीजें नहीं पाई जा सकती हैं। अंततः हमको अन्य जीव मात्र या प्राणी मात्र के साथ जुड़ करके और उसके सह अस्तित्व को भी बनाए रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो विचार सामने आता है ये विचार एक समग्रता मूलक विचार है ना। ये होलिस्टिक दृष्टिकोण है जिसमें सबको आपस में शामिल किया गया, मनुष्य को केवल शामिल नहीं किया गया, है ना। इस प्रकार के विचार विमर्श के साथ ये बात भी ध्यान में रखने की कि ये बात तो स्पष्ट हो गई कि आखिर क्यों, है ना, पर्यावरण का ध्यान रखना पड़ेगा, क्यों हम पर्यावरणीय नीति शास्त्र का अनुसरण करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ये भी ध्यान में रखना है कि जो हम लोग ये इस प्रकार के पर्यावरण को संरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें कुल मूलभूत दृष्टिकोण है कि क्या जो ये पर्यावरण है ना, इसके संरक्षण की, इसको पूरी तरह से सुरक्षित रखने की जो जिम्मेदारी है उसका लक्ष्य क्या है ना। पर्यावरण संरक्षण तो अपनी जगह पर है लेकिन उसका लक्ष्य मनुष्य के दृष्टिकोण से क्या है। क्या हम ये चाहते हैं कि जो पर्यावरण संरक्षण है ये सिर्फ जो वर्तमान पीढ़ी है ना केवल इसी तक सीमित रखा जाए, या फिर इसको जो भविष्य की पीढ़ी है, जो भावी पीढ़ी है, इस तक इसको निरंतरता दी जाए, है ना। अगर सारे संसाधन अभी खत्म हो जाते हैं तो निश्चित रूप से जो भविष्य की पीढ़ी है वो तो संकट में आ जाएगी। तो क्या वर्तमान पीढ़ी के लोगों का ये दायित्व नहीं बनता कि भविष्य के लिए, भविष्य की पीढ़ियों के लिए वो इस पूरे पर्यावरण को, इसे सारे तत्वों को, सारी, चाहे वो खनिज पदार्थ हों, चाहे वो पशु पक्षी हों, इन सब को भविष्य की पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश करे, वहां तक उसको निरंतरता प्रदान करने की कोशिश करे, ठीक है ना। इसी क्रम में ये दृष्टिकोण भी आता है कि क्या मनुष्य के हितों को ध्यान में रख करके ही पर्यावरण का संरक्षण करना है, या फिर ऐसा है कि जो पर्यावरण के तत्व हैं, है ना, जो पर्यावरण के एलिमेंट्स हैं ये अपने आप में साध्य हैं। जैसे थोड़ी देर पहले हमने आपको पशुओं के बारे में बताया
कि पशुओं का संरक्षण हमें इसलिए करना है, गोधन का संरक्षण हमें इसलिए करना है क्योंकि वो मनुष्य के हित को संपूर्णित करने के लिए एक साधन है, या फिर अपने आप में जो पशुओं के हित हैं वो खुद अपने आप में साध्य हैं, है ना। तो ये विचार अपनी व्यापकता में यहां तक पहुंचता है कि जो पर्यावरणीय तत्व हैं, है ना, वो अपने आप में साध्य हैं, या अगर साधन भी हैं तो केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए ही तक सीमित रखना है या उन्हें भविष्य तक हमें निरंतरता देनी है। तो दृष्टिकोण अलग अलग हो सकते हैं पर्यावरणीय नीति शास्त्र को लेकर के, इसमें कोई दो राय नहीं है। दृष्टिकोण कोई भी अलग अलग हो सकते हैं कि चाहे वो साधन के रूप में लाया जाए चाहे साध्य के रूप में लाया जाए, लेकिन एक बात तो सब जगह से निकल करके सामने आई जाती है, और वो ये है कि हमें इनका जो संरक्षण है ना, वो तो करना ही है। इनकी जो सततता है ना, वो निरंतरता है, कंटिन्यूटी है, वो तो हमें बनाए रखना ही है, और कहीं ना कहीं इसमें कोशिश करना है कि इनका संवर्धन भी हो सके, इनका प्रमोशन भी हो सके। तो संरक्षण, सततता और संवर्धन, इन तीनों ही चीजों पर हमें कंसंट्रेट करना होगा। इन तीनों से संबंधित हमको अपने नैतिक आचरण या विचार ना, या उससे संबंधित जो निर्णय हैं उनको हमें संकेंद्रित ही करना पड़ेगा, भले ही हम पर्यावरणीय तत्वों को साध्य माने या फिर पर्यावरणीय तत्वों को मनुष्य के साधन के रूप में भी अगर प्रतिष्ठित करें, तो चाहे वो भविष्य की पीढ़ियों तक अगर हमको उसको ले जाना है, अगर मानव अस्तित्व को निरंतरता देनी है, अगर मनुष्य की सर्वाइवलिटी को सुनिश्चित करना है, तो निश्चित रूप से उसको हमें संरक्षित भी करना पड़ेगा। उसकी कंटिन्यूटी तभी संभव हो पाएगी जब उसको हम संरक्षित भी करें और साथ ही साथ संवर्धित भी करें, उसको प्रमोट भी करें, है ना, उनको और बढ़ाएं। और इसी से जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो चाहे खनिज संसाधन हो, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जीवाश्मी ईंधन, ना, वन संपदा तो है ही, वन संपदा के साथ साथ जो जीवाश्मी ईंधन है ना, ये कितना प्रदूषण करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात की इन सब की सीमा है, कल को ये समाप्त हो जाएंगे, है ना। तो क्या ये वर्तमान पीढ़ी में ही समाप्त हो जाएंगे या भविष्य की एक आध पीढ़ियों के बाद समाप्त हो जाएंगे? क्या ये आगे परपेचुअली शाश्वत रूप से क्या आगे की पीढ़ियों को ये संपोषित करेंगे? तो स्वाभाविक है कि जिनकी सीमा है वो तो एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरह के जो खनिज संसाधन है इनको हमें संरक्षण देना है ना, इनको संवर्धित करने की कोशिश करनी है। अब संवर्धन कैसे करेंगे? जो आखिर जो प्राकृतिक संपदा है वो एक दिन की तो बनी नहीं, तो उसका संवर्धन कैसे करेंगे? संवर्धन का तरीका होता है इसके विकल्प खोज करके ना, ताकि इनको हम कम से कम प्रयोग में लाएं। आप जानते हैं कि बहुत जगह ऐसा होता है जहां पर कि जो बचत होती है वो भी आय होती है। अगर इनको हम बचाते हैं तो भी एक प्रकार का संवर्धन है ना। और ये बचाएं कब? ताकि विकास भी अवरुद्ध ना हो, है ना। क्योंकि अगर हम एक रास्ता तो ये भी है ना कि हम बचा करके फिर पुराने जमाने में लौट जाएं, हम प्रयोग इनका करना बंद कर दें, तो इस प्रकार का परामर्श नहीं किया जाता। हमको इनको बचाना है, लेकिन साथ में अपने विकास की जो गति है उसको भले मंथर करना पड़े, उसको और ज़्यादा तेज करना पड़े, लेकिन कम से कम उसको बनाए तो रखना है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसके वैकल्पिक जो तरीके हैं उनको ढूंढें, चाहे वो इमारती लकड़ियाँ हों, चाहे वो खनिज संसाधन हो, चाहे ऊर्जा के संसाधन हो, परमाणुविक सामग्री हो ना, इन सभी के लिए हमको कोशिश करनी है कि हम इनका संवर्धन इनके विकल्पों को खोज करके करें, विज्ञान को यहाँ पर लगाएं, ताकि विज्ञान वो मानवता के कल्याण में संलग्न हो सके। यही सारे कारण हैं जिसके परिणाम स्वरूप आप देखते हैं कि कुछ टर्मोलॉजीज या कुछ इस तरह के विचार या इस प्रकार के निष्कर्ष, नीति शास्त्रीय निष्कर्ष सामने आने लगे। और इन्हीं में आपने सुना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, यानी इनकी संधारणीयता। तो जो इनकी संधारणीयता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आखिर ये जो संधारणीयता है, इनमें जो इनको हमको सबको बचाना है, इस प्रकार के जो सस्टेनेबिलिटी है, इसको जो सुनिश्चित करना है, वो क्यों करना है? ताकि हम सभी पर्यावरणीय तत्वों के साथ जो अपना सह अस्तित्व है, जो कोएग्जिस्टेंस है, वो बनाए रख सकें। तो लक्ष्य हमारा मनुष्य के साथ सभी जैव अजैव तत्वों के सह अस्तित्व को बनाए रखना है। और उसके लिए क्या जरूरी है? संधारणीयता। कैसे आएगी ये संधारणीयता? ये संधारणीयता तभी आएगी जब हम इसके संरक्षण की बात करेंगे, जब इसके संरक्षण को सुनिश्चित करेंगे। संरक्षण में जैसा हमने आपको बताया कि हमें दो काम करने हैं। एक तो जो प्राकृतिक तत्व हैं, प्राकृतिक खनिज है, प्राकृतिक संपदा है ना, इनका हम उपयोग कम से कम करें ताकि प्रदूषण कम से कम हो, तो इनका उपयोग कम से कम करें। लेकिन विकास रुके नहीं, विकास अवरुद्ध ना हो, इसलिए इनके विकल्पों की खोज करें और उन विकल्पों के प्रयोग को बढ़ावा दें।
उदाहरण के लिए जो जैव ऊर्जा संसाधन हैं, उनके लिए जो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत हैं, जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, उनको हम बढ़ाने की कोशिश करें। ये संरक्षण है। जब संरक्षण करेंगे तो संवर्धन अपने आप होगा, ठीक है ना। इसी तरह से इसके लिए जो काम करने का अप्रोच है, इसके लिए जो लोग इस पूरी प्रक्रिया में संलग्न होंगे, उसके जो काम करने का अप्रोच है वो केवल व्यक्तिवादी नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यक्तिवादी के साथ साथ इसमें जो सामूहिकता है वो इन्वॉल्व होनी चाहिए, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि ये व्यक्ति का भी कर्तव्य है और उसका सामूहिक कर्तव्य भी है। अब जब व्यक्ति का कर्तव्य है, इसका मतलब व्यक्ति व्यक्ति के स्तर पर इस प्रकार की चेतना आवश्यक है। व्यक्ति व्यक्ति को इस प्रकार के पर्यावरणीय नीति शास्त्री जो मानक हैं उनको अपनाया जाना, उनको अडॉप्ट करना, उस पर काम करना, है ना, उसके अनुसार निर्णय करना, ये उसके लिए ज़रूरी है। जैसे हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि जो पॉलीथीन पैक है उसका हम प्रयोग नहीं करें, है ना। ये व्यक्ति व्यक्ति के लेवल पर आना पड़ेगा। जब हम व्यक्तिगत के लेवल पर आएंगे तो उसी से ये भी ध्यान रखना है कि ये अकेले व्यक्ति के बस की बात भी नहीं है, क्योंकि अकेले किसी व्यक्ति के कारण ये सब कुछ बर्बाद भी नहीं हुआ। इसमें सामूहिक अप्रोच भी जरूरी है, सामूहिकता भी जरूरी है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के स्तर पर भी और समाज के स्तर पर भी, दोनों स्तरों पर इस नीति शास्त्र का अनुपालन आवश्यक है। दोनों प्रकार के लोगों को दोनों तरह से इसका जो संरक्षण है, संवर्धन है, वो संभव करना पड़ेगा। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें एक प्रकार का जो समग्रता मूलक दृष्टिकोण है वो अपनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, समग्रता मूलक दृष्टिकोण का मतलब, एक तो हमने आपको बताया कि जो होलिस्टिक दृष्टिकोण है ना, उसमें मनुष्य को अकेले नहीं बल्कि सभी तत्वों को शामिल करके मनुष्य को भी उस पर्यावरणीय जो विकास क्रम है, श्रृंखला है, उसका एक हिस्सा मान लिया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रकार का जो हम प्रयास करेंगे, ये प्रयास किसी क्षेत्र विशेष के व्यक्ति और समाज के द्वारा नहीं होगा, किसी एक देश विशेष के व्यक्ति और समाज के द्वारा नहीं होगा, बल्कि सारी की सारी जो दुनिया है, सारे के सारे जो देश हैं, उन सबको मिलकर के एक साथ काम करना पड़ेगा, तब जाकर के इसमें सुधार आएगा। ये जो समग्रतामूलक दृष्टिकोण है, अगर इसको नहीं करेंगे तो जितने भी व्यक्ति के लेवल पर या किसी देश या किसी एक पर्टिकुलर समाज या वर्ग के माध्यम से प्रयास किए जाएंगे, वो अधूरे प्रयास भी टुकड़े टुकड़े इस प्रयासों के रूप में बर्बाद हो जाएंगे ना। सारे प्रयास तभी सार्थक हो सकते हैं जब समग्रतामूलक किया जाए। यहां हम आपको एक उदाहरण से इस बात को और अच्छी तरह समझा सकते हैं, है ना, जिससे कि आपको ये बिल्कुल व्यवहारिक आप इसका आप अनुभव करेंगे, इसका रियलाइजेशन करेंगे। जैसे अनायास ही, है ना, मनुष्य ने कोशिश नहीं की, लेकिन अनायास ही जो ये कोरोना वायरस है, इसके कारण से जो विश्वव्यापी लॉकडाउन हुआ, उसका परिणाम आप देखिए किस रूप में आया सामने। अपने आप पर्यावरण के संरक्षण के रूप में सामने आ गया, अपने आप पर्यावरण के जो तत्व हैं उनके संवर्धन के रूप में सामने आएगा, जीव जंतुओं की स्वतंत्रता के रूप में सामने आने लगा, है ना। ऐसे जंगली जानवर जो कभी जंगलों में भी सुरक्षित नहीं होते थे, वो जो बस्तियां हैं वहां पर उछलने कूदने लगे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अनायास किया गया समग्रतामूलक प्रयास है, लेकिन इस प्रयास का परिणाम आप देखिए कि सिर्फ महीने 15 दिन के अंदर पर्यावरण पर कितना सकारात्मक असर पड़ा। इससे स्पष्ट होता है कि पर्यावरणीय नीति शास्त्र जिस प्रकार के मार्गदर्शक नियमों को या दिशा निर्देशों को लेकर चल रहा था, वो बिल्कुल सार्थक थे और उसका ये एक अनायास किया हुआ परिणाम भी है। तो इस तरह से आपने अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र के अंतर्गत जो पर्यावरणीय नीति शास्त्र है, इसको आपने समझा। और यहां पर आप ये ध्यान रखिएगा कि ये ही इसी प्रकार से जो दूसरे और विचार बिंदु हैं, जैसे हमने कहा 3 तलाक, लिविंग रिलेशन, ना, इच्छा मृत्यु, फांसी की सजा, इन पर भी इसी तरह के विचार विमर्श चलते रहते हैं। और इस तरह से जो भी हमारे नीतिशास्त्रीय आयाम हैं, वो मानकीय नीतिशास्त्र से आगे बढ़ करके व्यवहार में हमको नजर आने लगते हैं। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि कुछ व्यवसायिक लेवल पर भी इसी प्रकार के नीतिशास्त्री नियमों की आवश्यकता पड़ती है। चलिए आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं, है ना। आगे आप लोग इसको देखते रहिए। ये सारी पूरी जो श्रृंखला है वो एक दूसरे से जुड़ी है। पिछले वीडियोस को देख करके इसको आगे बढ़ाइए, और सब पसंद अगर आपको आ रहा है तो आपके लिए तो है ही, साथ में इसको सह अस्तित्व मूलक मूल्य के आधार पर बढ़ाते चलिए, शेयर करिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।